दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल का जो हँसी का प्रोग्राम था, बहुप्रतीक्षित प्रोग्राम था जो धर्मेंद्र हुड्डा ने जिसका आयोजन किया था। तो इस पे काफ़ी लोगों की नज़र टिकी हुई थी और हरियाणा में एक हलचल सी भी है कि देखिए इस मामले में क्या होता है, कैसे होता है? और इसी चीज़ को देखते हुए यानी पाखंड के खिलाफ जो मुहिम चला रखी है धर्मेंद्र ने तो उसने एक प्रोग्राम का जो आयोजन किया था तो इसमें मेरी भी रुचि थोड़ी-सी बनी हुई है। मेरी रुचि इसलिए बनी हुई है कि एक तो ये मुद्दा ऐसा है कि पता नहीं हरियाणा में नहीं पूरे देश में ये इतनी दुकानें चली हुई हैं अ, पाखंड कहिए या कुछ भी कहिए लोगों को ये इस ऐसे-ऐसे गुमराह किया जा रहा है, लोगों को ऐसे-ऐसे बातें बताई जा रही हैं जिनका कोई तथ्य नहीं, कोई आधार नहीं और ये हर एक जगह हो रहा है तो मैं तो इनको थोड़ा यही समझता हूँ कि ये दुकानें हैं। बाकी ये कु जो उनके फॉलोवर हैं वो उनको आश्रम समझें, उनको भगवान समझें या कुछ समझें ये उनकी अपनी भावना का वो है। लेकिन जो धर्मेंद्र की मुहिम है इससे एक हलचल ज़रूर मची है और इसीलिए हर एक आदमी की नज़र थी हँसी के इस प्रोग्राम के ऊपर। तो हालाँकि मैंने कल जो सवेरे वीडियो बनाई थी, यानी प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये स्पष्ट कहा था कि जो धर्मेंद्र ने दावा किया था कि देश के जितने भी साधु संत हैं, बड़े-बड़े वो इसमें आएँगे और यहाँ तक कि वो जो दावा था कि योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी इस प्रोग्राम के अंदर आएँगे, तो इसलिए मेरी भी रुचि बनी हुई थी। हालाँकि मुझे लग रहा था कि जो बड़े-बड़े साधु संत हैं, वो नहीं आएँगे और विशेष रूप से योगी आदित्यनाथ जी का तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये लोग कंट्रोवर्सी में नहीं फँसते, किसी भी तरीके से और जो धर्मेंद्र की आजकल जो छवि बना रखी है या बनी हुई है, वो एक कंट्रोवर्शियल छवि तो है ही है। लेकिन अगर उसकी छवि के बारे में देखा जाए तो जो रामपाल के फॉलोवर हैं, वो कहते हैं कि ये भागा हुआ है, कानून से भागा हुआ है, भगोड़ा है या ये है, वो है। तो पहली बात तो ये है कि वो भगोड़े का अब तो मैं नहीं कह सकता क्यों? क्योंकि जो कैप्टन अभिमन्यु ने आरोप लगाए थे, जो एफआईआर दर्ज इनके कांड जेल में गए हुए थे, वो उन्होंने केस वापस ले लिया है, तो अब कोई मामला है नहीं। तो अब धर्मेंद्र को भगोड़ा कहना मेरे हिसाब से तो अनुचित है क्यों? क्योंकि कानून की नज़रों में वो किसी तरह का अब कोई भगोड़ा नहीं है। रही बात भाग के न वो अमेरिका गया, वो किस तरीके से गया, लीगल तरीके से गया या इल्लीगल तरीके से गया, ये उसका मामला है। आखिर वो अमेरिका जाना था, उसने वो पहुँच गया, अब वो लीगल है या इल्लीगल है, ये अमेरिकन गवर्नमेंट का मामला है, इसमें भी भारत सरकार का किसी भी तरह का कोई भी रोल नहीं है। लेकिन ख़ैर बात हो रही थी हँसी के प्रोग्राम की। तो ये जो प्रोग्राम था दोस्तों, जितनी इसका प्रचारित किया जा रहा था, जितना इसका मीडिया में शोर-शराबा था, मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा ये सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? इसकी कई वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि जगह का जो चुनाव है, वो जगह का चुनाव ही गलत किया धर्मेंद्र ने। क्यों? क्योंकि जिस आदमी की वो दुकान पहले बंद करवा चुका है और अगर उसी आदमी को वो ज़िम्मा सौंपता है अरेंजमेंट करने का, खाने-पीने का या उसका, तो मैं ये मानता हूँ कि ये शायद अनुभवहीनता ही थी धर्मेंद्र की कि ऐसे आदमी पर विश्वास किया उसने जिसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। और ये उसी दिन क्लियर हो गया था जब बालाजी धाम का नाम लिया, ये उसी दिन क्लियर हो चुका था कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ होगी और वो गड़बड़ हुई भी, चाहे वो रामपाल के कहने से हुई हो या किसी और के कहने से हुई हो या किसी दबाव में आया हो या कुछ भी है। लेकिन उन्होंने जो अपना खेल खेलना था वो खेल दिखा भी दिया और जो दावा धर्मेंद्र ने किया था कि वहाँ खाने-पीने का, रुकने का सारा सब कुछ अरेंजमेंट होगा और बहुत बढ़िया अरेंजमेंट होगा, तो वो कहीं दिखाई भी नहीं दिया। तो इससे ये लगता है कि जानबूझ के ना उस प्रोग्राम को पहले से ही प्लानिंग कर ली गई थी कि इस प्रोग्राम को करना है फेल और वो इसी हिसाब से उन लोगों ने अपनी जो चाल थी वो चली। अब रही बात उपस्थिति की, तो उपस्थिति के मामले में भी अगर आर्य समाज के को निकाल दिया जाए इस मामले से तो मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम सक्सेस नहीं था। लेकिन आर्य समाजियों की उपस्थिति ने थोड़ा-सा इतना तो इसमें ज़रूर दिखाई दिया कि प्रोग्राम ठीक-ठाक सा था। लेकिन सभी जानते हैं कि आर्य समाजी हर उस जगह पे जाएँगे जहाँ रामपाल के विरोध का कोई भी धरना प्रदर्शन या प्रोग्राम होगा। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से रामपाल जी ने जो सिद्धार्थ प्रकाश के ऊपर, महर्षि दयानंद के ऊपर या आर्य समाज के ऊपर एलिगेशन लगाए, तो दोनों के अंदर एक आपसी झगड़ा कहिए, प्रतिस्पर्धा कहिए या एक-दूसरे के खिलाफत नाराज़गी कहिए, वो है। तो रामपाल के खिलाफ जो भी प्रोग्राम होगा, आर्य समाजियों ने तो पार्टिसिपेट करना ही करना होगा उसमें। तो उसमें
ज़्यादातर इसमें ये नहीं कह सकते कि धर्मेंद्र हुड्डा के इतने ज़्यादा थे या धर्मेंद्र हुड्डा के बुलाने से सारी आ रही है समाज आ गया उसमें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, बाकी जो लोग थे उसमें ये पता नहीं चल रहा था कि धर्मेंद्र के कितने आदमी थे, रामपाल के फॉलोअर थे वो कितने उसमें ये थे। अगर रही बात प्रचार-प्रसार की मीडिया की, तो उसमें जो रामपाल जी हैं उनका जो मीडिया सेल है वो ज़्यादा एक्टिव भी है और वो काफ़ी पावरफुल भी है। तो उन्होंने अपनी हर छोटी से छोटी घटना को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया, तो उसमें थोड़ा यही प्रभाव पड़ा है कि जो आचार्य न ये रामपाल जी हैं उनके शिष्य भारी पड़े थोड़े हैं। लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि किसी भी तरह का जो धर्मेंद्र हुड्डा का ये प्रोग्राम फेल हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें थोड़ी कमियाँ ज़रूर थी। पहली कमी तो मैंने बताई कि जगह का गलत चुनाव किया। दूसरा मेरे हिसाब से टीम वर्क नहीं था। अगर कम से कम धर्मेंद्र हुड्डा के पास 100 ऐसे बच्चे होते, यंग बच्चे होते जिनके ऊपर कोई लोगो या कोई इस तरह का होता, या टीम धर्मेंद्र या इस तरह का कोई होता, तो उसमें लोगों को थोड़ा विश्वास भी होता और वो दिखाई भी देता, मीडिया को भी दिखाई देता है कि वो टीम है धर्मेंद्र के पास, सॉलिड टीम है और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। लेकिन ये शायद थोड़ा अनुभवहीनता कहिए या कुछ भी कहिए, या फिर उसको सपोर्ट तो करते हैं, धर्मेंद्र को लोग पसंद तो करते हैं, लेकिन जहाँ झगड़ा होने की संभावना हो या और कुछ हो, वहाँ जो डायरेक्ट सपोर्टर हैं, जो दोस्त हैं, वो तो आगे जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी वो उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। इसलिए भी मुझे लगता है कि इसमें उपस्थिति है जो थोड़ी ही कम रही, हालाँकि इतनी कम भी नहीं कह सकते, उपस्थिति ठीक-ठाक रही। लेकिन क्योंकि धर्मेंद्र का मेरे हिसाब से शायद ये पहला प्रोग्राम था, इसलिए उसमें किसी तरह की निराश होने की भी कोई वो नहीं है और उनको सपोर्ट भी मिल रहा है, समर्थन भी मिल रहा है लोगों का। तो आगे इसी चीज़ को सीखते हुए आगे जो धर्मेंद्र प्रोग्राम करेगा, उनमें इन कमियों को दूर करेगा और अपनी एक सॉलिड टीम, जिस पे टीम धर्मेंद्र या इस तरह का कोई लोग हो या वो हो, तो वो अगर होंगे तो उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। दूसरा फिर ये है कि अपने प्रोग्राम का अरेंजमेंट किसी और पर रखने की बजाय डायरेक्ट रूप से अगर धर्मेंद्र का कंट्रोल होता है या धर्मेंद्र के किसी प्रतिनिधि को उसका इंचार्ज बनाया जाता है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है और आगे भी इस तरह का आगे तो प्रोग्राम सुनने में आ रहा है कि आर्य समाज ने दयानंद मठ में 30 तारीख को प्रोग्राम किया है, तो आर्य यहाँ बेटर रहेगा। क्योंकि एक तो जो ये मठ है, दयानंद मठ है रोहतक के अंदर, उसमें आर्य समाज का है वो होल्ड है, पूरी तरह होल्ड है, तो उसमें शायद उतने लोग नहीं आ पाएँगे, उस अंदर गेट के अंदर नहीं जाने देंगे, जो धर्म इसके रामपाल जी के अनुयायी हैं उनको नहीं जाने देंगे, तो वहाँ माहौल थोड़ा ठीक रहेगा। दूसरा फिर ये है कि जब आर्य समाज इनवाइट करेगा, तो एक तो आर्य समाज के पास खुद के पास भी इतने ज़्यादा गुरुकुल और वो उनकी संख्या है कि यहाँ उपस्थिति ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा प्रोग्राम सक्सेस होगा। लेकिन वो प्रोग्राम मेरे हिसाब से तो होगा आर्य समाज का, उसमें धर्मेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम होगा ये शायद मुझे नहीं लगता। वो आर्य समाज का प्रोग्राम तो किया जाएगा, लेकिन उसमें धर्मेंद्र हुड्डा को भी अपनी उपस्थिति है वो सशक्त रूप से दिखानी होगी, तभी थोड़ा लोगों का विश्वास जम पाएगा कि इस लड़ाई को जो धर्मेंद्र ने शुरू किया, उसको पाखंड के खिलाफ जो किया उसको वो आगे ले जा सकता है। नहीं तो इस कल के प्रोग्राम में तो मुझे ऐसा लगता है कि रामपाल के जो अनुयायी हैं वो थोड़े ही हैवी पड़े, मीडिया के मामले में भी, झगड़ा करने के मामले में भी, प्लानिंग के मामले में भी, लोगों को रोकने के मामले में भी थोड़ा-सा वो हैवी रहे हैं। लेकिन आगे इसी तरह के प्रोग्राम होते रहे तो धर्मेंद्र भी इसको इसे वो सीख लेके ना और अनुभव वो हासिल करके अगले जो प्रोग्राम करेगा वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे, ज़्यादा बढ़िया होंगे और वो शायद उससे क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी धर्मेंद्र की और लोगों में भी एक ये विश्वास जाएगा कि धर्मेंद्र जो लड़ाई लड़ने लग रहा है, वो अपनी जगह ठीक है और लोगों का समर्थन भी मिलेगा। हालाँकि अभी समर्थन मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब ये जो डायरेक्ट टकराव है, ये एक पावरफुल आदमी और धर्मेंद्र के बीच में है और वो जो पावरफुल आदमी है, मेरा कहने का मतलब जो रामपाल जी हैं, वो मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र जी उनके आश्रम को बंद कर पाएँगे या रोक पाएँगे या उनकी विचारधारा को रोक पाएँगे या उनको किसी तरह से माफ़ी मंगवा पाएँगे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। हाँ, ये है, अब जैसे हँसी वाला जवाब है, ऐसे लोगों को तो वो ज़रूर सबक सिखा सकते हैं या रोक सकते हैं, लेकिन पावरफुल आदमी उनसे दबेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी कुल मिला के ये है कि धर्मेंद्र ने जो मुहिम शुरू की है, उस पे उँगली तो नहीं उठ सकती किसी तरह से। उस पर पाखंड तो ख़त्म होना ही होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। अब मैं तो बल्कि इनको पाखंड नहीं, मैं तो इनको दुकानदार समझता हूँ, धंधेबाज़ समझता हूँ, जिन्होंने धर्म का धंधा बना रखा है, जिसमें किसी तरह कोई तथ्य नहीं होते, बस दूसरों को गालियाँ देना, अपना काम चलाना, ये थोड़ा-सा अनुचित है। लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में अगर
रामपाल जी ने भी अपने वो फॉलोअर बढ़ाने लोगों में वो करना है, विश्वास वो करना है कि वो ठीक है, तो वो थोड़ा-सा अपनी कबीरपंथी की जो वो भी है विचारधारा है, उनको तो आगे बढ़ाए, लेकिन दूसरों को गालियाँ दे के न और फिर अपने उसको बढ़ाना वो थोड़ा अनुचित है। इससे समाज के अंदर है वो थोड़ा-सा दूसरी तरह का माहौल बनता है, झगड़े का माहौल बनता है, उन विचारधारा का माहौल बनता है। तो मुझे नहीं लगता कि रामपाल के अनुयायियों को, रामपाल को अपनी वो बढ़ाने के लिए दूसरों को गालियाँ देने की ज़रूरत है। हर आदमी की अपनी विचारधारा होती है। महर्षि दयानंद थे, उस टाइम उनकी अपनी विचारधारा थी। सत्यार्थ रही बात सत्यार्थ प्रकाश की, तो जो सत्यार्थ प्रकाश के बारे में आलोचना वो करने लग रहे हैं, इतनी ज़्यादा मैंने भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है, इतनी ज़्यादा उसमें वो नहीं है आगे उसके ऊपर ऐसा ही कहा जाए कि बाप बेटे के रिश्ते टूट जाते हैं, ये होता है, वो होता है। उस टाइम जो महर्षि दयानंद ने लिखा वो उस समय के अनुसार ठीक था। आज समय परिस्थितियाँ बदल गई हो तो हो सकता है उसके ऊपर थोड़ा बहुत लोग आलोचना कर रहे हों, लेकिन फिर भी सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसी किताब है जो सबके लिए पढ़ने के लिए ठीक है। और उसमें किसी तरह की आलोचना का मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मैंने कई बार पढ़ी तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी प्रकार की आलोचना होनी चाहिए। और रही बात आर्य समाज की, तो आर्य समाज की विचारधारा भी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। वो भी पाखंड के खिलाफ लड़ते हैं, और जो रामपाल है वो भी ये कह रहे हैं कि हम भी पाखंड के खिलाफ लड़ते हैं। तो कौन सही है कौन गलत है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो कल का जो प्रोग्राम था उसमें मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा हल्का रहा धर्मेंद्र का, लेकिन ये कोई भी चीज़ है वो कभी हार नहीं होती किसी तरह की, क्यों? क्योंकि या तो आदमी जीतता है या फिर सीखता है आदमी। तो इससे अनुभव ज़रूर मिलेगा धर्मेंद्र को, और आने वाले टाइम में वो बेटर प्रोग्राम कर पाएँगे, लोगों की विचारधारा को मोड़ पाएँगे, पाखंडवाद के ऊपर ज़्यादा प्रभावित तरीके से वो वार कर पाएँगे। तो फिलहाल तो हम धर्मेंद्र को भी शुभकामनाएँ देते हैं कि आने वाले टाइम में ठीक रहेगा उनके लिए, अगर अगर लड़ाई जारी रही तो। और रही बात रामपाल जी की, तो उनकी अपनी वो है, अपना पंथ है, अपनी विचारधारा है। लेकिन इसमें अगर थोड़ा दूसरों को गालियाँ दे के न वो अपना काम चलाना ये अनुचित है थोड़ा। इसके ऊपर अगर बेटर काम करें रामपाल के अनुयायी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ख़ैर चलिए, अपनी-अपनी सबकी सोच होती है। कोई उनको पाखंडी सोचता है, कोई उनको भगवान सोचता है, ये सबकी अपनी विचारधारा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा, कैसे होगा। और जैसा भी होगा आपके सामने अपना विश्लेषण है जो वो हमारा जो चैनल है वो करता रहेगा, और आगे जैसा भी हो जाए वो होगा आपको फॉलो अप देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो ठीक है और मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपने मेरा वीडियो देखा तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।